तो आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए इस आरआरबी जेई स्पेशल सीरीज के अंदर हमने काफ़ी सारे सेशंस कंटिन्यू किए हैं। आज हमारा ये 8 सेशन है। और इससे पहले अगर जितने भी सेशंस हुए वो अगर आपने नहीं देखे तो आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आरआरबी जेई स्पेशल सीरीज, आरआरबी जेई सीबीटी 2 स्पेशल सीरीज, यहाँ वहाँ पर जाकर जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि टेक्निकल वाले पार्ट जो है वो अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है तो उन क्वेश्चन से आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, उन सब का आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा। ठीक है, और इस सीरीज के अंदर जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की है ये आपको टेलीग्राम चैनल पवन चंदानी सर पे मिलेगी। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। t.me/पवन चंदानी सर। ठीक है, इसको आप फॉलो करना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में सारे के सारे जितने भी सेशंस हुए हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे विद सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर 60% ऑफ का जो ऑफर है वो चल रहा है, तो आप हमारे जो प्लस वाला पार्ट है उससे जुड़ सकते हो। आफ्टर 60% ऑफ यू कैन गेट द 6 मंथ सब्सक्रिप्शन इन 3199, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इन 4799 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 6399। ठीक है, और ये तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप कोड यूज़ करोगे रेफरल कोड की जगह पर टेस्ला 10। जैसे ही आप टेस्ला 10 कोड अप्लाई करोगे जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। 60% ऑफ होने के बाद में जो प्राइसेस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं ये प्राइसेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एसएससी जेई के अंदर अभी कर्तव्य बैच चल रहा है, उनमें जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। पावर सिस्टम चल रहा है, पावर सिस्टम 2 जगहों पे चल रहा है। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट मल्टीपल एजुकेटर्स के आपको देखने को मिलते हैं। ये प्लस के फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 मार्च को एक इवेंट होने जा रहा है आईआईटी जेई के साथ साथ नीट यूजी एंड फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ये इवेंट होगा यूट्यूब चैनल पर, आपको 7 से 9 बजे देखने को मिलेगा 1 मार्च को, जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी इस चैनल पे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्शन सिस्टम हैज एडवांटेजेस ऑफ। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम वो होता है जिसमें हम कोई भी पार्ट जो होता है जैसे गाड़ी वाड़ी होगी, ट्रेन हो गया, इन सबको ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। जहाँ से हम जो माल होता है, किसी कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, वो कोई कार्ट हो सकता है उसके थ्रू, दैट इज कॉल्ड द ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, ठीक है, मेट्रो हो गया, वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है। तो इसमें आपसे बोला, इसमें पूछा गया है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बताइए इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, बताइए। फर्स्ट एडवांटेज को अगर हम देखें, हाई एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन। क्या एक्सेलरेशन हमें ज़्यादा मिलता है? क्या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हमें एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलता है? बताइए। अभी देखो जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं ना उनमें इतना हाई एक्सेलरेशन होता है कि अगर एकदम से पंजा दबा दिया जाए तो जो टायर होता है वो अपनी जगह पर ही रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी एक्सेलरेट होती हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग रिटार्डेशन मतलब
जैसे कि ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कंसेप्ट होता है, तो ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग काफ़ी स्मूथ होती है, उसमें कोई वेयर एंड टीयर नहीं होता, तो जो ब्रेकिंग रिटार्डेशन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, कि क्लीननेस सिस्टम एंड सो आइडियली सुटेबल फॉर द अंडरग्राउंड एंड ट्यूब रेलवेज। ठीक है, तो ट्यूब रेलवेज का मतलब आप मेट्रो मान सकते हो, तो उनके अंदर जो क्लीनेस सिस्टम होता है, तो क्या होता है, नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि ब्रेकिंग वाला पार्ट नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें डीजल इंजन होता है तो वहाँ पर स्मोक निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, तो अगर कोई ट्यूब सिस्टम है, मेट्रो के अंदर अगर कोई ट्रेन चल रही है, जैसे मेट्रो है, वो तो धरती के नीचे चलती है ना, टनल में से, तो टनल में से जाएगा तो टनल में वहाँ पे उतना ऑक्सीजन लेवल भी नहीं है कि अगर वहाँ से धुआं अगर धुआं निकल भी रहा है तो वो जाएगा कहाँ से, या तो उसके लिए भी हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल होता है, क्योंकि वो साफ सूफ होता है, बिल्कुल। ठीक है, बेटर स्पीड कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज पॉसिबल, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, तो ऑप्शन नंबर ई होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In a transformer, the number of turns in secondary coil is twice the number of turns in the primary. सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से दुगने हैं। एक डीसी सेल 1.5 वोल्ट का अगर कनेक्ट कर दें अपने प्राइमरी में, तो सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। मतलब यहां पर 1.5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स लगाया, 1:2 है, तो यहाँ पे पूछा है कि वोल्टेज कितना होगा। अब बताओ वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज इधर के नंबर ऑफ टर्न्स d∅dt, यही होगा ना। अब बताओ जो फ्लक्स होगा क्या वो टाइम वेरिंग होगा, फ्लक्स फिक्स्ड फ्लक्स होगा, तो डेरिवेशन करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0। क्लियर है। तो और हमें ये भी पता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी में काम करेगा नहीं, वो काम किस में करेगा, एसी में। क्यों, क्योंकि अगर सप्लाई आप डीसी दोगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा, यहाँ पे जो फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स अपने को कैसा चाहिए होता है, वो फ्लक्स अपने को टाइम वेरिंग चाहिए। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे फ्लक्स कैसा मिलेगा, फिक्स्ड वैल्यू का फ्लक्स मिलेगा, और फिक्स्ड वैल्यू का फ्लक्स का आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे वो कितना आएगा, 0। तो इसीलिए आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी। पोल्यूशन ड्यू टू टाइडल एनर्जी जनरेटेड इज यूजुअली, टाइडल मतलब जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, तो उससे हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसमें पोल्यूशन पूछा है कि क्या होगा। आप बताओ, जब भी टाइड्स आते हैं, ज्वार आता है, भाटा आता है, वेव्स जो है एकदम से समुद्र के जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे जाके टकराती हैं, तो वो जो एनर्जी आती है वेव्स की, उससे एक टरबाइन होती है, जब वेव्स आ रही होती है तब वो टरबाइन घूमती है, और जब वो जा रही होती है तब वो टरबाइन घूमती है। उसको इस तरीके से बनाया जाता है ना, वेव्स आई और गई तो टरबाइन घूमती है, तो इसमें पोल्यूशन वाला तो कोई पार्ट ही नहीं है, पोल्यूशन तो इसमें होगा ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। नेक्स्ट, इन डेल्टा कनेक्शन करंट लैग्स बिहाइंड फेज करंट बाय, डेल्टा के अंदर जो करंट है, जो हमारा लाइन करंट है, वो फेज करंट से कितना डिग्री लैग करेगा, बताइए। कितना डिग्री लैग करेगा, बताइए। सो इन डेल्टा कनेक्शन जो IL होता है वो लैग करता है IP से बाय 30 डिग्री, एंड इन स्टार कनेक्शन जो लाइन करंट होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वो लीड करता है फेज वोल्टेज से बाय 30 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। फेजर डायग्राम बनाकर आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर अपने किस लिए यूज करते हैं, इजी स्टार्टिंग द लोड, मीडियम स्टार्टिंग द लोड, हार्ड स्टार्टिंग द लोड, या किसी भी टाइप का लोड हो, एप्लीकेबल फॉर स्टार्टिंग लोड।
बताइए। बताइए। देखो, कैपेसिटर का मेन काम क्या है? कैपेसिटर, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कैपेसिटर का मेन काम क्या है? कि टॉर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, टॉर्क क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लोड है, उसको घुमाने का काम करता है। तो अब अगर कैपेसिटर अपने लगा रहे हैं तो वो टॉर्क के लिए लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर स्टार्टिंग में हार्ड चाहिए, जो मेन उसके जो स्टार्टिंग होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। तो हार्ड स्टार्टिंग के लिए कि एकदम से वो उठ जाए। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अगर स्टार्टिंग एकदम से हार्ड नहीं होगी तो फिर रनिंग कंडीशन आएगी नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और हमें क्या होता है कि एकदम से स्टार्ट करके रनिंग कंडीशन पर उस ऑक्सिलरी वाला जो पार्ट होता है उसको डिस्कनेक्ट करना, ताकि लॉसेस फिर एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, तो कैपेसिटर का मेन काम बस यही है कि स्टार्टिंग में टॉर्क प्रोवाइड करना, और वो टॉर्क हम हार्ड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू डीसी ट्रांसमिशन इज चीपर देन एसी ट्रांसमिशन। कितने किलोमीटर के बाद होता है डीसी ट्रांसमिशन एसी ट्रांसमिशन से चीपर? बताइए। कितने किलोमीटर के बाद डीसी ट्रांसमिशन चीपर हो जाता है एसी ट्रांसमिशन से? तो इसको याद रखना, 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, तो 500 या 600 किलोमीटर के बाद ही हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं। और यहाँ पे जो डीसी ट्रांसमिशन होता है वो एचवीडीसी होता है। अदरवाइज देखो, अगर हम हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन नहीं करोगे, आप लो वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन करोगे, तो वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ड्रॉप्स हो जाएंगे, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। हाई वोल्टेज में ड्रॉप इसलिए नहीं होती क्योंकि आप वोल्टेज हाई करते हो तो करंट कम हो जाता है, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। समझे? तो इसलिए यहां पर जो डीसी ट्रांसमिशन बोला गया वो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन बोला गया है। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन कॉस्टली होता है एसी से, लेकिन ये सस्ता पड़ता है 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर लेंथ के बाद में। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्टिंग स्टेशंस होते हैं। कन्वर्टिंग स्टेशंस होते हैं। कन्वर्टिंग स्टेशंस क्या करते हैं? ठीक है, एक होता है रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, एक रेक्टिफायर का काम करेगा। ठीक है, एक फिर काम करेगा इन्वर्जन का या इन्वर्टर का। ये जो एसी आ रही है उसको डीसी में बदलेगा, ये बाद में जो डीसी आ रही है उसको एसी में बदलेगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो रहा होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है हार्मोनिक्स की। जब यहाँ कन्वर्ट होगा तब भी हार्मोनिक्स आएंगे, यहाँ पे हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम्स होती है। हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए अपने यूज़ करते हैं फिल्टर्स। ठीक है, तो बड़े बड़े बल्क में फिल्टर्स यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में। और दूसरा, यहाँ पर जो इंजीनियर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करेंगे उनका सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सब स्टेशन जो एचवीडीसी सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा इन सब चीज़ों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो एचवीडीसी लिंक के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये डीसी लिंक होता है ये काफ़ी महंगा होता है एसी वाले से। अब महंगा होता है तो इसीलिए हम इसको यूज ही तब करते हैं जब एसी हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने लग जाए। तो एसी तो सस्ता होता ही है, एसी का ट्रांसमिशन, लेकिन वो सस्ता बताओ कब तक होता है? सिर्फ 500 या 600 किलोमीटर तक। 600 किलोमीटर के बाद में जब लेंथ बढ़ जाती है 500 किलोमीटर या 600, मान लो कि 700 किलोमीटर के बाद में एसी जो है वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है डीसी के कंपेयर में, एचवीडीसी के कंपेयर में। तो वही तो बोल रहे हैं ना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी ट्रांसमिशन चीपर एसी ट्रांसमिशन से है, अगर लेंथ उसकी 600 किलोमीटर के बियॉन्ड है। इस तरीके से आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल होता है? पैसिव नेटवर्क्स ओनली, एसी नेटवर्क्स ओनली, डीसी नेटवर्क्स ओनली, बोथ एसी एंड डीसी। बोथ एसी एंड डीसी। बताइए। बोथ एसी एंड डीसी। देखो केवीएल जो है ना बेसिकली लूप में लगेगा और ये चाहे एसी हो चाहे डीसी हो दोनों सर्किट में काम करेगा। ठीक है, काम कहाँ नहीं करता, सिर्फ अगर सर्किट हमारा लंप नहीं है तो वहाँ काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे तो ओम्स लॉ भी काम नहीं करता। तो केवीएल केसीएल चाहे ओम्स लॉ इनके लिए सर्किट लंप्ड होना चाहिए, अगर सर्किट लंप्ड नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लॉस ऑफ चार्ज मेथड? लॉस ऑफ चार्ज मेथड से अपने क्या मेजर करते हैं? लॉस ऑफ चार्ज मेथड से अपने क्या मेजर करते हैं? लॉस ऑफ चार्ज मेथड से अपने क्या मेजर करते हैं? मुझे एक बात बताना कि चार्ज जो है उसको स्टोर कौन करता है? कैपेसिटर करता है ना। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है उसकी? Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। जैसे कि अगर मैं एक कैपेसिटर लेता हूं 20 माइक्रोफैरेड का और इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट करता हूं, वोल्टेज मान लो कितनी भी वोल्टेज मान लो। ठीक है, आप मान लो कि इसको पहले हमने चार्ज कर दिया, V वोल्टेज मान लो या 20 वोल्ट मान लो, 20 वोल्टेज से आपने इसको चार्ज कर दिया। जब चार्ज करोगे तो 20 का 20 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, 20 का 20 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया। अब ये चार्ज हो गया, अब इसमें करंट फ्लो करना जीरो हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर फुल्ली चार्ज। क्यों जीरो हो जाएगा? जब ये फुल चार्ज हो जाएगा, आफ्टर फुल चार्ज क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि आईसी बताओ कितना होता है, सी डीवी बाई डी टी, है ना। तो जब ये चार्ज हो रहा होगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होगी, इसकी एनर्जी कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। मतलब वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रही होगी। जब तक वोल्टेज बढ़ रही है तब तक इसके अंदर एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। जैसे ही वोल्टेज बराबर होगी 20 वोल्ट होगी तो अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, करंट जीरो हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज खत्म हो जाएगा। जब एनर्जी और फुल चार्ज होगा तो फिर अब वोल्टेज अब इसमें क्यों बढ़ेगी? जब वोल्टेज बढ़ेगी नहीं तो डी वी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो करंट कितनी हो जाएगी? जीरो। ये अब फुल चार्ज हो गया। बात समझ में आई? अब अगर ये फुल चार्ज हो गया तो अब इसको 20 वोल्ट का जो ये हमारा कैपेसिटर है जो कि 20 वोल्ट से चार्ज है, इसको अपने कनेक्ट करेंगे एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, मान लो R है इस रेसिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है। अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? ये कैपेसिटर तुरंत अपनी एनर्जी किसको देगा? इस रेसिस्टेंस को देगा, और जब क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डिस्चार्ज होगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? Vc ऑफ t इज V नोट यानी कि 20 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, जहां पे टाउ जो होगा वो कितना होगा? RC। और अगर इसका कर्व बनाओगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब 20 वोल्ट से चार्ज है ना, तो इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा ये।
और डिस्चार्ज होने के बाद में इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है। आपको ये तो पता है कि भाई ये 20 वोल्ट है, आपको ये देखना है कि भाई कितने टाइम में ये 20 से 10 हुआ, ये 10 वोल्ट कितना कितना टाइम लगा, यहां पे कितना टाइम लगा, यहां से टाइम नोट करोगे, यहां पे टाइम नोट देखो कितना लगा। अब आप टाइम नोट कर पाओ, एक सिग्निफिकेंट टाइम नोट कर पाओ, इसके लिए बताओ जो हमारा टाउ है, जो टाइम कांस्टेंट है आर सी, क्या ये ज्यादा नहीं होना चाहिए? अगर टाइम कांस्टेंट बहुत ही कम हुआ तो चार्ज भी तुरंत होगा, डिस्चार्ज भी तुरंत होगा। हमें चार्ज तो कैसे भी इसको कर लो, मैंने कि डिस्चार्ज हो तो बड़े आराम से हो, तो डिस्चार्ज आराम से करने के लिए अपने इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को बहुत बढ़ा देंगे। कैपेसिटेंस तो जो है सो है, अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही वेरी हाई रेसिस्टेंस आप यूज करोगे, वेरी हाई, तो डिस्चार्जिंग जो होगी वो स्लो होगी, डिस्चार्जिंग जो होगी वो स्लो हो जाएगा, डिस्चार्जिंग स्लो हो गया। और अगर डिस्चार्जिंग स्लो हो गया तो आप टाइम वो कैलकुलेट कर पाओगे कि अच्छा इतना टाइम 10 वोल्ट तक आने में लगा, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, तो आप अगर बहुत ही हैवी रेसिस्टेंस लोगे तभी आप एक टाइम नोट कर पाओगे, अदरवाइज आप बहुत ही छोटी वैल्यू का रेसिस्टेंस लोगे तो टाइम मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में होगा, तो वो आप मेजर ही नहीं कर सकते। तो टाइम आप मेजर तब कर सकते हो जब उसमें टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 5-6 सेकेंड का लगे, उसको डिस्चार्ज इतना स्लो हो। तो इतना स्लो डिस्चार्ज तभी हो पाएगा जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप वेरी हाई लोगे, वेरी हाई। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि भाई 10 वोल्ट कब आएगा, आपको ये देखना है, आपको ये टाउ पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये टाइम निकल जाएगा कि इतना टाइम लगा। बात समझे, टाउ की वैल्यू कितनी होगी, आरसी, तो ये टाइम पता होगा, ये पता होगा, ये पता होगा, कैपेसिटेंस पता होगा, आर निकल जाएगा कि इस आर की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको अपने वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस के लिए अपने यूज करते हैं। अब क्या है कि मेजर तो अपने रेसिस्टेंस कर रहे हैं, लिखा हुआ है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, तो एक स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है कि सर लॉस ऑफ चार्ज मेथड, चार्ज तो कैपेसिटर में होता है, इससे हाई रेसिस्टेंस कैसे मेजर होता है? हाई रेसिस्टेंस मेजर करते हैं इसका चार्ज लॉस करवाकर, मतलब कैपेसिटर को पहले अपने पूरा चार्ज कर दिया, फिर इसका चार्ज लॉस करवाएंगे। चार्ज को लूज करवाने के लिए, चार्ज जो है उसको वापस से डिस्चार्ज करने के लिए अपने रेसिस्टेंस की वैल्यू हाई लेते हैं, ताकि जब वो डिस्चार्ज हो तो वो समय हम नोट कर पाए। आप छोटा रेसिस्टेंस लोगे तो वो समय नोट ही नहीं कर पाओगे, तो चार्जिंग जो उसकी डिस्चार्जिंग है ना वो स्लो कर देते हैं। तो इसीलिए फिर उससे हमें इस हाई रेसिस्टेंस का वैल्यू में मिल जाता है, वो चाहे मेगा ओम में हो चाहे कितना भी वैल्यू हो, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से लॉस ऑफ चार्ज मेथड काम करता है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे भी तो बता सकता था, लॉस ऑफ चार्ज मेथड हाई रेसिस्टेंस, बट थोड़ा सा डेरिवेशन करवा दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अच्छा सर लॉस ऑफ चार्ज मेथड इस तरीके से हाई रेसिस्टेंस को मेजर करता है। आप रेसिस्टेंस की वैल्यू लो रखो या मीडियम रखो इस रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो फिर आपको डिस्चार्जिंग इतनी तुरंत होगी, ये कर्व इतना शार्प नीचे गिरेगा कि वो टाइम नोट ही नहीं कर सकते। टाइम नोट तब कर सकते हो 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड लगे तो घड़ी में आप नोट कर सकते हो, फिर उस टाइम को आप अगर इस यहां पे यूज करोगे, इस जगह पे यूज करोगे, तो ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो बस आपको आर मिल जाएगा यहां से। ठीक है, करते इस तरीके से हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, टेलिजेंस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टेलिजेंस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, टेलिजेंस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, तो ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
इंटेलिजेंस थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती है और ये हर टाइप के नेटवर्क में लग जाती है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो नॉन लीनियर हो, चाहे वो बाइलेटरल हो, चाहे वो नॉन बाइलेटरल हो, यूनिलेटरल हो, किसी में भी हो, हर जगह पे इंटेलिजेंस थ्योरम एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है, एक यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो अपने यूज करते हैं टू जनरेट अ डैश वेव। किस टाइप की वेव के लिए अपने जनरेट करते हैं? बताइए। किस टाइप की वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए अपने करते हैं? ठीक है, तो इसके साथ में ना यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के साथ में अपने एलसी लेते हैं, इंडक्टर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग लेते हैं। तो जो वेव फॉर्म बनती है, देखो पहले तो वो चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज चलता रहता है। तो ये कौन सी वेव फॉर्म हो गई? दैट इज सॉ टूथ। तो सॉ टूथ वेव, जो वेव है उसको जनरेट करने के लिए अपने यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर अपने यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सेगमेंट विल बी फॉर कम्यूटेटर फॉर ऑफ ए 6 पोल DC machine having a simplex wave wound armature with 72 slots. With 72 slots. देखो, जितने कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और 72 स्लॉट्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉइल्स बताओ कितनी होगी? इतनी होगी। जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उतने नंबर ऑफ कॉइल्स होगी। ये अपने तब बोल सकते हैं जब वाइंडिंग कैसी हो? डबल लेयर हो। जहां पर नंबर ऑफ स्लॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स होता है। नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स होता है। ठीक है, अब जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, तो आंसर 72 ही आएगा। ये सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स ये तो पूरी वाइंडिंग ही होती है। सिंप्लेक्स का मतलब एक पूरा सेट है वाइंडिंग का, डुप्लेक्स का मतलब वैसे 2 सेट हैं। ठीक है, तो एक कोई भी एक सेट होता है ना वाइंडिंग का, उसका जो लेयरिंग होता है वो ऑलवेज डबल ही होता है। बात समझ में? तो ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लेक्स। आप यहाँ पे स्लोट से कॉइल चेक कर सकते हो, सिर्फ वाइंडिंग डबल लेयर है या सिंगल लेयर है उसकी हेल्प से। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, एक ट्रांसफॉर्मर है 4 kVA का, 400 बाय 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। उसका रेसिस्टेंस 0.02 pu है, रिएक्टेंस 0.06 pu है। इट्स एक्चुअल रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। एक्चुअल पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो पर यूनिट हमें दे रखा है, पर यूनिट वैल्यूज हमें दे रखा है, हमसे एक्चुअल पूछे। एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल। ठीक है, रेफरिंग वाला जब टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मर में, उसका ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ इसमें पर यूनिट भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, बट कहीं से भी कोई भी पोर्शन उठ के आ सकता है। हम आपको उस तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवा सकते। ठीक है, कि जिस तरीके से अब अगर मैं PYQs लूँ तो PYQs तो बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी PYQs हैं। अब उसके वो तो PYQs तो आप खुद ही RRB JEE का जो CBD2 हुआ था 2019 में, उसके PYQs आप लगा के देखो, बहुत ही सिंपल PYQs हैं। अब अगर 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है तो नहीं पता ना कि हमें पैटर्न कैसा रहेगा, टफ रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, वी डोंट नो। हमें तो अपना जो प्रिपरेशन है वो हर तरीके से अच्छा रखना होगा। हमें एक एज पे जाकर भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, हमें बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट टेक द रिस्क। हम रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए। तो आप ये मत सोचना कि सर ये वाले क्वेश्चन क्या RRB JEE CBD2 में आएंगे, क्या इतना वो समय देंगे? भाई क्वेश्चन आए या ना आए, बात वो नहीं होता। बात ये होता है कि अगर इसका कोई पार्ट भी तो पूछ सकता है, पर यूनिट वैल्यू देकर एक्चुअल वैल्यू भी तो पूछ सकता है, आपसे बेस भी तो निकलवा सकता है।
समझे बात को? चलिए, फोर हंड्रेड बाय 200 4 केवीए का है। कितने केवीए का है? 4 केवीए। ठीक है, आपको रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है वो दे रखे हैं। पर यूनिट रेसिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.02। पर यूनिट रिएक्टेंस कितना दे रखा है? 0.06 पीयू दे रखा है ना। और आपको पता है पर यूनिट वैल्यू चाहे आप हाई वोल्टेज साइड कैलकुलेट करो चाहे लो वोल्टेज साइड कैलकुलेट करो वो बराबर होगा। जैसे कि उसने ये नहीं बोला कि पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन हाई वोल्टेज साइड, आप चाहे हाई वोल्टेज साइड करो चाहे लो वोल्टेज साइड कैलकुलेट करो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है कहां पर? हाई वोल्टेज साइड, मतलब प्राइमरी साइड, यहां पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है। तो अपने यहां पे बेस निकालेंगे, समझे नहीं समझे? अपने यहां पे बेस कैलकुलेट करेंगे। तो बेस बताओ कौन सा कैलकुलेट करेंगे? बेस कैलकुलेट करने के लिए अपने इसके वैल्यू लेंगे। देखो क्या क्या होता है, आप ये पर यूनिट रेसिस्टेंस निकला होगा, कैसे निकला होगा? कुछ एक्चुअल वैल्यू रही होगी डिवाइड बाय बेस रहा होगा। ये कैसे निकला होगा? कुछ एक्चुअल वैल्यू रही होगी डिवाइड बाय बेस रहा होगा। दोनों का बेस जेड बेस ही होता है भाई। रेसिस्टेंस का बेस हो चाहे रिएक्टेंस का बेस हो, चाहे इसका बेस हो चाहे इसका बेस हो, बेस जेड बेस ही होगा। ठीक है, पर यूनिट वाले चैप्टर में अंदर काफी डिटेल से मैं पढ़ाता हूं इसमें। तो आप जब बेस कैलकुलेट करो तो चेक करना कि आप बेस वही कैलकुलेट करो जहां पर आपसे पूछा है। हाई वोल्टेज साइड पूछा है तो बेस वोल्टेज और बेस करंट अगर आप ले रहे हो ना तो वो हाई वोल्टेज साइड का लो। हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज 400 है, हाई वोल्टेज साइड का करंट कितना है बताओ? हाई वोल्टेज साइड का करंट कितना है जिसको अपने बेस करंट बोलेंगे? 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 400 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 10 आ जाएगा नहीं आएगा? तो यहां पे आप अगर 10 से करोगे तो दिस विल बी 40 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 40 एम्पियर, 40 नहीं सॉरी, हाँ 40 एम्पियर बेस आ जाएगा आपका। 40 एम्पियर नहीं सॉरी 40 ओम, ये 40 ओम बेस आ जाएगा। एक्चुअल ये हो जाएगा 40 और ये वाली वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 0.02। तो बताओ यहां से एक्चुअल वैल्यू बताओ कितनी आ गई? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.8 आ जाएगा ना। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 उस वहां से कट जाएगा तो 0.8 और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय 40 बेस दैट इज 0.06 कितना आएगा? 2.4 ओम। तो 0.8 एंड 2.4 ओम हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? समझे नहीं समझे? अगर अब मुझे ये सारी वैल्यूज इसी क्वेश्चन में हाई की जगह पे लो होता, ये बेस मैंने हाई वोल्टेज साइड निकाला है, अगर मुझे लो वोल्टेज साइड बेस निकालना होता तो मैं 200 लेता और इस साइड की करंट बताओ कितनी होगी? इस साइड की करंट अगर मैं I2 निकालता तो I2 बताओ कितनी होगी? 4000 डिवाइड बाय 200 दैट इज 20 एम्पियर। तो ये 20 एम्पियर होती 10 ओम। ठीक है, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करते किसके साथ में? इसके साथ में, तो 0.2 और 0.6। तो ये 0.2 और 0.6 ये वाला आंसर बताऊं कब है? ये वाला आंसर तब है जब
एलवी साइड पूछता आपसे, बात समझ में आई? जब एलवी साइड पूछता तब ये वाला बेस आपको यूज करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताइए। अगर आपको लगता है कि जो भी इस सीरीज में क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही है, आपका कंसेप्ट अच्छा हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ शुड 500 रेसिस्टेंस कैन कनेक्टेड टू गिव इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 750। भाई 500 वाले को कैसे कनेक्ट करें कि 750 मिल जाए? 500 वाले को कैसे कनेक्ट करें कि 750 मिल जाए? बताइए। पहला कह रहा है कि 500 के तीनों पैरेलल में लगा दो तो 500/3 हो जाएगा, गलत। तीनों को सीरीज में लगा दो तो 1500 हो जाएगा, गलत। दो ही रेसिस्टेंस लो 500 के तो 250 हो जाएगा, गलत। दो 500 के लो और उसके साथ में 500 ऐड कर दो, तो दो 500 के अपने पैरेलल में लेंगे तो 250, 500 सीरीज में करोगे तो 750। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट विल बी आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉर्मली करेक्ट फॉर जेड बस मैट्रिक्स? करेक्ट फॉर जेड बस मैट्रिक्स, correct for Z-bus matrix. Which one of the following statement is correct for Z-bus matrix? नल मैट्रिक्स, स्पार्स मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, फुल मैट्रिक्स? बताइए। देखो, जो वाई बस मैट्रिक्स होती है वो स्पार्स मैट्रिक्स होती है, क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जीरोस बहुत ज्यादा होते हैं। जिसमें जीरो बहुत ज्यादा होते हैं उस मैट्रिक्स को अगर अपने यूज करते हैं बस सिस्टम के अंदर, तो वहां से जो प्रोग्राम बनेगा वो कम साइज का बनेगा, जो कि उतनी ही पूरी बस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरली हम प्रीफर करते हैं कौन सा? वाई बस मैट्रिक्स, क्योंकि वो स्पार्स मैट्रिक्स होती है, उसमें जीरोस बहुत बनते हैं। लेकिन जो जेड बस मैट्रिक्स होते हैं इसमें जीरो नहीं बनते, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? फुल मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? इसको अपने फुल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आरआरबी जेई का भी, आरआरबी जेई सीबीटी 2 इसका भी डेट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, तो वो एक कंफ्यूजन है कि भाई सेकंड एग्जाम के लिए डेट अनाउंस हो गया बट रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो अभी एक स्टूडेंट के लिए सबसे चिंता वाला या कंफ्यूजन वाला काम ये होता है कि वो आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करे या फिर वो एएलपी के लिए प्रिपेयर करे। क्योंकि देखो अभी एएलपी का तो रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब काफ़ी सारे बच्चों को पता है कि उनका एएलपी का जो पेपर 1 है, सीबीटी 1 है, वो निकल गया है। तो क्या अब उनको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या उनको सीबीटी जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 है उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो इसमें एक कन्फ्यूजन सा है। तो देखो मुझे एक ऐसा लगता है कि देखो अगर आपने अच्छे से टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो कवर किया है, ना कि आप अभी से टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। होता है ना कि देखो कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो एग्जाम जब सिर पे आता है तब वो कॉपी उठाता है, तब वो बुक उठाता है। ठीक है, जैसे कि अब उस सीबीटी 1 के अंदर तो टेक्निकल वाला पार्ट नहीं था, अब तो सीबीटी 2 में है टेक्निकल वाला पार्ट। सीबीटी 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, तो अब उसको लगता है कि पहले मैं सीबीटी 1 का तैयारी कर लूं, अब जो जितना मेरा टाइम बचा है अब मैं इस सीबीटी 1 की तैयारी कर लूं, अब मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूंगा आफ्टर सीबीटी 1 एग्जाम। तो आप मुझे ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सीबीटी 2 के अंदर जितना भी टेक्निकल का पार्ट है, जितना भी टेक्निकल के टॉपिक्स हैं,
अगर हम बात करें तो BEE हो सकता है, ठीक है, मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इन तीनों को ऊपर इसलिए लगा हाईएस्ट वेटेज है ये। फिर मेजरमेंट, फिर UEE, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ये सारे सब्जेक्ट्स आप CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद में अगर आप सोचोगे कि मैं ये कर लूं तो इज दैट पॉसिबल? फिर आप एक क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर CBT 1 का जैसे ही हमने एग्जाम दिया अब हम CBT 2 की प्रिपरेशन में लग गए। लेकिन फिर भी अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन में लग जाते हो CBT 1 का एग्जाम देने से पहले, उससे पहले अगर टेक्निकल नहीं पढ़ा तो काफ़ी एक स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ता है या काफ़ी ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर भी आएगा, है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे, और इसके अलावा एप्टीट्यूड भी आएगा, ठीक है। कंप्यूटर वाला पार्ट या एप्टीट्यूड वाला पार्ट आपको उतना ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये आपने पहले CBT 1 के लिए भी पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी आप इसमें कुछ पार्ट देखोगे तो सही है, कुछ तो इसके लिए भी टाइम तो दोगे। लेकिन जो ये टेक्निकल वाला पार्ट है, आप खुद देखो BEE के अंदर कितना टॉपिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में कितना टॉपिक्स होता है, पावर सिस्टम में कितना टॉपिक्स होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में पहले तो आपको इसको पढ़ना है, समझना है, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक समय लगता है। आप अगर इस कंफ्यूजन में हो ना कि मैं ALP का प्रिपरेशन करूं या मैं CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करूं, तो पहले आपको अपने से एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट यू वांट, आपको जाना किस में है। अगर आपको ALP में जाना है देन गो फॉर ALP। अगर आपको टेक्निकल ही जॉब में जाना है, जूनियर इंजीनियर में जाना है, तो फिर आपके लिए ये मतलब ये क्वेश्चन राइज ही नहीं होता कि फिर आप ये सोचो कि मैं अभी इस बार ALP के लिए प्रिपरेशन करूंगा। दूसरा ये भी एक सवाल हो सकता है कि भाई सर मेरे लिए तो ना सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि वो ALP का है या वो RRB JEE का है। अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है तो फिर आप ALP के लिए प्रिपरेशन करिए। अगर आपका ALP 1 निकल गया है तो फिर आप ALP जो CBT 2 होगा उसके लिए प्रिपरेशन करिए। फिर तो सोचने वाली बात ही नहीं है ना, फिर तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। बिकॉज और प्रायोरिटी इज कि हमारा पेपर निकल जाए, कहीं हम सेट हो जाएं। अब उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल काफी अच्छा है पहले से, अब उनका ALP का CBT 1 निकल गया है। अब अगर आप एक महीने के अंदर ALP का CBT 2 के लिए भी प्रिपरेशन करोगे तो कोई एक महीने में टेक्निकल आपका कोई जीरो नहीं हो जाएगा। समझे नहीं समझे? वो रहेगा ही रहेगा उतना, अगर आपने बहुत अच्छे से टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन करा है। अब यहां पर उस स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा जिसका टेक्निकल अच्छा है ही नहीं, उसका अगर ALP निकल गया है, या जिसने अभी तक टेक्निकल उतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, सब्जेक्ट ये सारे कवर ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये सब्जेक्ट आपने कवर ही नहीं करे हैं, ये सब्जेक्ट सब आपने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं, या कोई एक दो सब्जेक्ट ही आपके कंप्लीट हुए हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होगा फिर आप CBT 2 के अंदर कम समय के अंदर निकाल पाओ, बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए। देन इट्स बेटर कि आप ALP 2 के लिए प्रिपरेशन, जो ALP जो CBT 2 है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का आपको आंसर मिला या नहीं मिला? अगर आपका टेक्निकल में ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं हुआ, उतना अच्छा नहीं है टेक्निकल, अभी आपको टाइम चाहिए टेक्निकल के लिए, देन इट्स गो फॉर ALP CBT 2, आप ALP के लिए जाइए। लेकिन अगर आपने RRB JEE के लिए सीरियसली 2 महीनों से आप अगर मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपने निपटा रखे हैं, तो ठीक है, अभी अगर जो एग्जाम की डेट आई है उस हिसाब से आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं CBT 2 के लिए। अगर आपने मेहनत कर रखी है तो निकल जाएगा। अपने
आप अपना जो दिन का जो टाइम है उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दिन में 3 या 4 घंटे के लिए टेक्निकल को दो, 3 to 4 आवर्स टेक्निकल को दो, और जो बाकी का जो समय है वो आप ALP का जो CBT2 है उसके लिए प्रिपेयर करो। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ALP का CBT2 के लिए आप अगर दिन में 3-4 घंटे एफर्ट दे रहे हो तो वो इफेक्ट करेगा आपके RRB JEE के CBT2 पर, नहीं इफेक्ट करेगा। अगर आपने बहुत ही कंसेप्चुअली मेहनत कर रखी है ना तो 2-3 घंटे अगर आप CBT2 को देते हो ALP के, अगर आपका ALP का CBT1 निकला हुआ है तो उससे RRB JEE का CBT2 इंपैक्ट नहीं होगा। ये चीजें 10-15 दिन में नहीं स्ट्रोंग होती हैं। आप बताओ क्या टेक्निकल 10 to 15 डेज वाला पार्ट है? एक BEE को भी कंप्लीट कराने में हमें 1-1.5 महीना लगता है। आप रिकॉर्डिंग से भी चलो फास्ट करके कर लो तो भी कोई 20-25 दिन का ये काम नहीं है कि 20 to 25 डेज में आप सिर्फ क्वेश्चंस कर करके आप CBT2 निकाल लो। मुश्किल होता है। अगर इसमें अगर किसी का होता है तो उसका चांस बहुत कम है। 1% भी चांस नहीं होगा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका टेक्निकल उतना अच्छा नहीं है और वो CBT2 निकाल ले। हो सकता है कि ऐसा हो कि उसने जो क्वेश्चन पढ़े हो वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, तो ये चांस बहुत कम होता है। इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो आप काफी टाइम से समय दे रहे हो टेक्निकल को। ये आपने सपोज कोई स्टेट का JEE का एग्जाम आया होगा, कोई AE का एग्जाम आया होगा, उसके लिए फिर आपने प्रिपरेशन किया होगा टेक्निकल के लिए, तो काफी टाइम से आप ये पढ़ रहे हो। अब अगर आप दिन में 2-3 घंटे बाइफरकेट कर दोगे, मतलब 2 स्लॉट बना लोगे, तो इससे टेक्निकल 0 थोड़ी ना हो जाएगा। या आप सोचो कि मैंने 2 घंटे मैंने ALP के लिए पढ़ लिया तो इससे मेरा CBT2 भी नहीं निकलेगा, मेरा ALP भी नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं होता है। जो ब्रेन होता है ना वो काफी टाइम से जब आप किसी एक चीज को पढ़ रहे होते हो तो ब्रेन आपका बहुत सारे फॉर्मूलेज, उनकी एप्लीकेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस, उनके पैटर्न्स, वो सब याद कर लेता है दिमाग। फिर आप चाहे 1-2 दिन मत भी पढ़ो, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप कर लेते हो क्वेश्चंस। तो यहां वो स्टूडेंट जिसने RRB JEE CBT2 के लिए, सीरियसली टेक्निकल वाले पार्ट को पढ़ा है, सीरियसली कंप्यूटर वाले पार्ट को पढ़ा है, एप्टीट्यूड वाले पार्ट को पढ़ा है, उसको सजेशन ये है कि अगर उसका ALP का CBT2 निकला है तो दिन में 3 घंटे जो भी है, देखो कि जो RRB का CBT2 है वो पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है। नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी होती, वहाँ पे सिर्फ स्पीड चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है। वहाँ पे कुछ नया फॉर्मूलेज बन रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होती। तो उसको आप थोड़ा सा इवनिंग में रखिए 3-4 घंटे का, जैसे कि रात को 8 से 11 बजे का टाइम, 8 से 12 बजे तक का टाइम, शाम को आप 4 घंटे का जो समय है वो आप उसमें दे सकते हो, CBT2 में ALP के लिए दे सकते हो। बाकी दिन भर का टाइम आप किस में करिए, RRB JEE CBT2 के लिए आप दीजिए। मुझे लगता है कि आपको इस बात से एक क्लियरिटी तो मिली होगी। आपको खुद को पता है कि आपका टेक्निकल कितना अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, कंप्यूटर में आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। अगर अच्छा है तो इस तरीके से रूटीन को बनाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस स्टूडेंट की जिसका टेक्निकल अच्छा नहीं है, जिसको अभी टाइम चाहिए, जिसको अभी भी ये लग रहा है कि भाई मेरा CBT2 शायद मैं ना कर पाऊँ, CBT1 मेरा इसलिए निकल गया क्योंकि मेरा नॉन टेक अच्छा था, CBT2 मैं ना कर पाऊँ। उसको दिन में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए ALP के लिए। अगर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ALP के लिए देगा तो उसका ALP का CBT2 निकलने का चांस है। क्लियर है नहीं है? बताइए। एक मिनट।
ठीक है। तो एएलपी के लिए जो भी आपको प्रिपरेशन करना है वो प्रिपरेशन पूरी तरीके से आरआरबी जेईई से अलग नहीं है, ठीक है। तो एएलपी का जो सीवीडी 2 है उसमें मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गया था। तो सीवीडी 2 के अंदर आपका टेक्निकल वाला पार्ट के भी क्वेश्चंस थोड़े बहुत रहते हैं, तो वो भी अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशन करी है तो वो भी उस टाइम पे निकलेगा, ठीक है। उसके भी जो क्वेश्चंस हैं आप बना पाओगे। तो इस तरीके से ना आपको एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी है, अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, ये चेक करिए कि आप का ज़्यादा डोमिनेंस किसकी तरफ है, एएलपी की तरफ है या सीवीडी 2 की तरफ है। जिधर ज़्यादा डोमिनेंस है उधर टाइम दिन में बढ़ा दो, बस। पूरा एक तरफ मत हो जाओ कि मैं अब पूरा दिन ही एएलपी करूंगा या मैं पूरा दिन ही सीवीडी 2 के लिए प्रिपेयर करूंगा। बस ये देख लो कि जो डोमिनेंस है वो देखो कि आपका ज़्यादा कमांड किसके ऊपर है। अगर आपका एएलपी वाला आपको लगता है कि वो ज़्यादा वाला पार्ट स्ट्रोंग है तो उधर दिन में ज़्यादा टाइम दो। अगर आपको लगता है कि सीवीडी 2 वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उस तरफ ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करके अब अभी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सब चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे बताओ आपके कंट्रोल में है कि एग्ज़ाम का डेट कब आएगा, फिर एग्ज़ाम मतलब उसका रिजल्ट कब आएगा। एक एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया सीवीडी 2 का, अब उसका जो सीवीटी 1 है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है ना। तो हमें अननेसेसरी इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन रेज करना, ये सब क्यों हो रहा है ऐसा, उससे क्या ही मतलब। आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, लगे रहो, आप अपने एफर्ट्स देते रहो, क्योंकि इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है ना आपके पास कि आप इन सब चीज़ों में एंगेज होते रहो। जो होना होगा, जो चीज़ आपके हाथ में है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशंस आप देख रहे हो बन रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को बदलते जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी मिली होगी कि अभी फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस सीरीज में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। इसके अलावा भी मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वहाँ पर होती रहती हैं। अनअकैडमी के अंदर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वहाँ पे पोल का फैसिलिटीज़ भी होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं। वहाँ पे आपको लाइव क्लास के अंदर ये पता लगता है कि आपका जो कंपटीशन है वो किस तरीके से बाकी बच्चों के साथ है, ठीक है। आपका जो रैंक भी उसमें दिखता है, और हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में टीचर एक्सप्लेन भी कर रहा होता है। तो आप उन क्लासेस में भी आ सकते हो। यूट्यूब पर तो हम क्लास लेते ही हैं, ठीक है। बताइए 1 मिनट। तो चलिए बाकी का जो पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब कुछ नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, और इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने टेक्निकल के कर लिए हैं। इन सब का पीडीएफ आपको पवन चंदानी सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस से नहीं जुड़े तो अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि 28 फरवरी तक, ठीक है, इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है 28 फरवरी तक, ठीक है ना। इसको एक्सटेंड करके 28 फरवरी कर दिया गया है। तो 28 फरवरी तक ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सफिशिएंट टाइम आपके पास है, अभी 2 दिन पड़े हैं, मतलब आज का दिन और कल का दिन। आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको आगे फर्दर एजी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, जहाँ पर हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज सिलेबस का करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।